नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और प्राइस एक्शन पर नजर रहेंगी। स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, लेकिन चर्चा करेंगे खास तौर से कच्चे तेल की, सोने की और सरसों की, क्योंकि ये वो कमोडिटीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। तो रिकवरी मोड पर कच्चा तेल, ये रिकवरी और कितनी बढ़ेगी, 3 दिनों से लगातार तेजी बन रही है, वो कितनी टिकाऊ है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। साथ ही बात करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमने $70 के नजदीक के लेवल्स आते हुए देखे हैं कच्चे तेल में, क्या वो हासिल होंगे, उसके पार निकलेगा या फिर नहीं। बात होगी सोने की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने $1900 के नीचे प्राइसेस स्लिप होते हुए देखे। जेरोम पावेल की स्पीच के बाद वापस थोड़ी सी रिकवरी बनी है, लेकिन क्या ये मौका खरीदारी का है या प्राइसेस और नीचे आ सकते हैं, इस पर भी करेंगे फोकस। और बात करेंगे सरसों की, जहां पर प्राइसेस थोड़े से अंडर प्रेशर आते हुए दिखाई दिए हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए आईएफएल सिक्योरिटीज के वीपी अनुज गुप्ता, chartandtrade.com के फाउंडर विकास बागारिया और एनके चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार हमारे साथ बने हुए हैं इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। साथ ही धर्मेश भाटिया भी, इनफैक्ट माफ कीजिए, रवि दोरा और धर्मेश भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए। बात करेंगे सबसे पहले धर्मेश आपसे, और शुरुआत करेंगे सोने और चांदी के साथ। सोने में हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $1900 से नीचे के लेवल्स स्लिप होते हुए देखे, अब वापस थोड़ा सा ऊपर आकर संभल कर कारोबार कर रहा है। अब ये है कि जितने भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, यूएस का जो डेटा आया, क्या वो अपना पूरा असर दिखा चुका है? यहाँ स्टेबल होकर वापस गोल्ड में एक तेजी की तैयारी करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कंसोलिडेशन या थोड़ा सॉफ्टनेस का मोड बरकरार रहेगा गोल्ड में? देखिए, अगर सोने की बात करें तो सोने में काफी अच्छी हैमरिंग देखने मिल रही है। प्राइस ऑलमोस्ट $100 लुढ़क चुका है प्रीवियस हाई से। बट अगर आप पूरा फंडामेंटल देखिए कि इंटरेस्ट रेट अभी आगे जाके सिर्फ 2 बार बढ़ने वाला है, उसके बाद में इसकी जो स्टॉपेज है वो काफी प्रमाणित है। कॉस्ट ऑफ बोरोविंग आज के तारीख में ऑलमोस्ट 5% के ऊपर है, 6% पे तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग चल रही है। तो कोई भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इतनी हाई बोरोविंग कॉस्ट नहीं लगती। डॉलर इंडेक्स भी धीरे धीरे मार्केट स्टेबल हो चुका है, ना कि रैली कर रहा है, 102 103 पे टिका हुआ है। अब क्या होगा कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट घटने वाला है, ये सबको पता है। तो कोई ना कोई प्राइस में अगर देखिए वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा सेफ हेवन बाइंग कहाँ पे होगी, या तो डॉलर में होगी, या जापानीज येन में होगी, या आप गोल्ड में करोगे, इक्विटी में करोगे। इक्विटी ऑलरेडी रैली कर चुके हैं, लाइफ टाइम हाई के इर्द गिर्द मार्केट सस्टेन कर रहा है। दूसरी बची है कच्चा तेल। अगर आप देखिए कच्चे तेल में भी इतनी वॉलेटिलिटी आ नहीं रही है, प्राइस एकदम स्टेबल हो चुका है। तो मेरे हिसाब से सोने में निवेश करना लॉन्ग टर्म के लिए काफी फायदे का सौदा रहेगा। इसका एकदम सिंपल कारण है कि जैसे जैसे बेली कर्व स्टार्ट होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। अगर आप आज के तारीख में भी अगर आप 4 साल 5 साल के आगे के रेट्स देखिए, वो बैकवर्डेशन में चालू हो चुके हैं। इसका मतलब है कि निवेशक फिक्स डिपॉजिट से पैसे निकाल के कहीं ना कहीं इसे निवेश करेंगे, और सोना ऐसी कमोडिटी है जिसमें रैली होने की चांसेस काफी हाई है। तो मैं सोने में निवेश करना की रिकमेंडेशन करूंगा। ये एक पुलबैक रैली है, डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है, और अगेन यहाँ पे निवेश करके अगर लॉन्ग टर्म में होल्ड करे, अगर 6 से 1 साल के अगर अंतराल में होल्ड करे, तो इसमें अच्छा खासा मुनाफा देखने मिल सकता है, और प्राइस फिर से $2000 के ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो सकता है। तो बाय साइड में रहने की मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। इनफैक्ट रवि, अगर ब्रॉडर देखे भी तो $2000 से लेकर $1900 तक के लेवल्स हमने सोने में आते हुए देखे हैं, ऊपरी स्तरों से नीचे आते हुए देखा है। आपकी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से स्ट्रैटेजी क्या है, और अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो तो क्या इन स्तरों से लेना शुरू कर देना चाहिए? इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड कोई भी प्राइस पे ओवर वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहां पे देखे तो लगातार एक सेफ हेवन बाइंग है। इन पर्टिकुलर जहां इक्विटी ने इमर्जिंग बास्केट ने 10-12% सीएजीआर से रिटर्न दिया है, सामने गोल्ड पे 2000 से लेके तो अभी तक की बात करें तो वो भी 10% के ऊपर सीएजीआर रिटर्न दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक एसेट क्लास है जहाँ पे एक सेफ हेवन अपील पे है। हालांकि कल जो 1901 का लो बना था, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म ये बॉटम को ध्यान रखना है। पर्टिकुलर गोल्ड में अगर डिप मिलता है, आज अभी 57,900 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, डिप मिलता है 800 के करीब, तो वहां पे बाय करना चाहिए। 57,500 का काफी अहम सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म में इसका स्टॉप लॉस लगा दे, या इंट्राडे के लिए भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस लगा के आप कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेके बाय कर सकते हैं। एक लिमिटेड अपसाइड आज के लिए मैं 58,300 तक के देख रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि गिरावट एक ट्रेडिंग बाउंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे 60,000 का लेवल भी कॉस्टली नहीं लग रहा, और आज 58,000 पे मुझे कॉस्टली नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है वहां पे एक्यूमुलेशन करते रहना चाहिए। ओके, तो खरीदारी के हिसाब से तो एक्यूमुलेशन करते रहना है इन स्तरों से। एक अच्छा हम करेक्शन देख चुके हैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। धर्मेश, सिल्वर पर क्या व्यू है? यहाँ 70,000 के नीचे प्राइसेस स्टेबल होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ सेशन से, यहाँ क्या स्ट्रैटेजी है?
देखिए चांदी 50% बुलियन 50% बेस मेटल कैटेगरी में आती है। इसमें भी देखिए तो डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है, जो $26 की कमोडिटी थी 3 महीने पहले ऑलमोस्ट $22 पे आके टिकी हुई है। इनफैक्ट 22 पे कंटिन्यूस होल्ड करी और लास्ट अगर 15 दिन की बात करें तो इनफैक्ट रवि और मैंने दोनों ने कहा था कि इस पे चांदी में निवेश करके चले, क्योंकि डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है और यही हुआ। मार्केट में ऑलमोस्ट आप देखिए तो ₹1000 की रैली आ चुकी है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस फिर से 70,000 के इर्द गिर्द आके सस्टेन हो सकता है। अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $23 का लेवल है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आने वाले समय में आपको देखने मिल सकता है। अगर रिवाइव हुई, इकोनॉमी रिवाइव हुई, चाइना ने स्टिमुलेशन पैकेज कर दिया और अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ गई तो चांदी एक ऐसी कमोडिटी जो सबसे ज्यादा रैली करके करने की क्षमता रख सकती है। तो मैं चांदी में निवेश करने की सलाह दूंगा और मैं रेकमेंड करूंगा कि 67,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड 70,000 से 71,000 के लेवल्स आपको छोटी अवधि में देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सिल्वर पर। लेकिन अब बात करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर हमने लगातार 3 सेशन से जो स्ट्रेंथ है वो सस्टेन होते हुए देखी है। WTI $70 के आसपास कारोबार कर रहा है, उन लेवल्स के ऊपर निकला था और $75 के नजदीक इस समय आपको ब्रेंट दिखाई देगा। और जेरोम पावेल की जो स्पीच से इंडिकेशन मिली है कि एटलीस्ट 2 बार और रेट हाइक इस साल हो सकता है। साथ ही साथ अमेरिका में जो इन्वेंट्री घटी है, ये तमाम फैक्टर्स रहे जिसने प्राइसेस को सपोर्ट किया है। क्या व्यू इन लेवल से कच्चे तेल पर रवि आपका? मुझे लग रहा है कि कच्चे तेल में थोड़ा टाइम ऑफ कंसोलिडेशन हो सकता है। अभी यूएस में जो सप्लाई डिस्टर्बेंस होना चाहिए जो हरिकेन की वजह से, वो आया नहीं, बट आगे जाके मुझे लग रहा है कि वो सप्लाई डिस्टर्बेंस काफी परेशान करेगा। तो वो एक फैक्टर है, क्योंकि सप्लाई अगर बाधित होगी तो प्राइसेस में अच्छा इजाफा होगा। आई थिंक ये पूरा सीजन जो अभी वेदर का लेट चल रहा है, आई थिंक जून मिड से वहां पे ये सीजन चालू होती है सप्लाई डिस्टर्बेंस के। बट यस, ये जुलाई में हम एंट्री करने वाले। मुझे लग रहा है कि ये जो सीजन है शायद यहाँ पे आगे जाके प्राइसेस में रिकवरी हो। और काफी टाइम से आप रेंज देखे तो ब्रेंट की रेंज रही 72 से लेके 78 की, यही रेंज में है। 72 तक एक्सट्रीमिटी रेट जाते हैं, उसके बाद कोई ना कोई रीजन से अच्छी रिकवरी मिलते हैं। मुझे लग रहा है रिकवरी पे थोड़ा भरोसा करना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग के लिए मैं वहां पे बाइंग का रिकमेंडेशन दूंगा। अगर चाइना की ओर से कोई स्टिमुलस मेजर्स आते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक एडिशनल सपोर्ट क्रूड के प्राइसेस में होगा। धर्मेश और मैंने लास्ट वीक पे जब प्राइसेस बॉटम पे थे तभी बाई की रिकमेंडेशन दी थी। अभी भी मुझे लग रहा है कि ये सही लेवल है। 5720 के करीब बाय करें, 5600 का स्टॉप लॉस लगाए। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 5900 तक के लेवल आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। धर्मेश, आप अभी भी बाय साइड पर हैं क्या कच्चे तेल में? अगर हाँ तो टारगेट्स क्या हैं, और साथ ही नेचुरल गैस पर भी आपके कमेंट्स? देखिए मेरे हिसाब से मैं भी रवि से काफी सहमत हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी बरकरार है प्राइस में और प्राइस काफी स्टेबल है। स्पेशली जून की बात करें तो जून जुलाई हरिकेन सीजन होता है और यहाँ पे ऑफशोर ड्रिलिंग यूएस में बंद होता है। तो अगर ये प्रमाण है तो प्राइस में यहाँ से आपको एक छोटी अवधि के लिए आप 6000 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो फिर से $73-74 WTI में मार्केट इसी दायरे में है। 67 से 73 मार्केट यही दायरे में रहेगा। अगर दायरा ब्रेक होता है तो काफी लंबी तेजी आ सकती है प्राइस में और प्राइस फिर से $80 के लेवल आ सकता है। तो बाय साइड में रहने की मेरी कोशिश रहेगी और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डिप पे बाय करें। और रही नेचुरल गैस की बात, अगेन नेचुरल गैस $2.50 से $2.80-2.90 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है। यहाँ पे भी काफी कंसोलिडेशन फेज है। और अगर आप देखिए कि आगे के महीने अगर आप अक्टूबर नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट देखें तो 15 से 20% प्रीमियम में चल रहे हैं। तो डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में निवेश करके चलिए। ₹200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, पोजिशनल बिल्डअप करिए। ₹250 से ₹270 के टारगेट के लिए आप नेचुरल गैस में निवेश करके चल सकते हैं। बट मैं रेकमेंड करूंगा आगे के महीने में निवेश करके चलें। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है एनर्जी बास्केट पर और कच्चे तेल नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस हालांकि आज थोड़ा सा नरम है, 101% नीचे कर रहा है ट्रेड। लेकिन बात करेंगे अब बेस मेटल पैक की, जहां पर जिंक 0.1% ऊपर, कॉपर 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है और बाकी बेस मेटल्स फ्लैट या फिर नेगेटिव बास के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एक्शन सिर्फ जिंक और कॉपर में देखने को मिल रहा है। धर्मेश, बेस मेटल्स में हमने जो रेंज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए देखी है। 700 के ऊपर टिका हुआ है कॉपर, लेकिन 720 725 के लेवल्स जो हमने देखे थे वहां से थोड़ा हल्का हुआ है वापस। क्या व्यू है इन लेवल से कॉपर पर? देखिए दोनों कमोडिटी जिंक और कॉपर मेरी हॉट पिक रहेगी और मैं रेकमेंड करूंगा दोनों कमोडिटी में निवेश करके चलिए। अगर आप देखिए डाउन साइड रिस्क अगेन इसमें काफी लिमिटेड है। स्पेशली जिंक की बात करें तो जिंक ऑलमोस्ट ₹300 से पिट के ₹200 तक आ चुका है ये, और एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट एट पार पे आ चुका है। तो यहाँ पे डाउन साइड रिस्क लिमिटेड से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से एक पुल बैक रैली अच्छी खासी आ सकती है और फिर से ये 230-240 की कमोडिटी है वहां पे आके रुक सकती है। तो जिंक में शॉर्ट टू मीडियम टर्म आप बाय करके चलिए, ₹200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना।
दूसरी कमोडिटी अगेन कॉपर रहेगी। कॉपर भी 800 से 700 100 रुपए का दायरा है, 15% के दायरे में ट्रेड हो रहा है। बट अगेन मैं रेकमेंड करूंगा कि 720 730 का जो रेंज है वो काफी अच्छा रेंज है, यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। बट अगर आप डिप पे अगर आगे के महीने के देखिए तो ये प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 680 685 के स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं बाय के समय। 720 टू 730 का इमीडिएट रेंज रहेगा और ऊपरी स्तरों पर आप देखिए तो 750 टू 765 भी आ सकता है। बट ये लॉन्ग टर्म निवेश रहेगा, तो मैं रेकमेंड करूंगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 680 85 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग टर्म में पोजीशन बिल्डअप करिए कॉपर में। ओके, आपकी कन्विक्शन कॉल क्या है बेस मेटल्स में रवि, और ओवरऑल पैक पर क्या व्यू है? ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि चाइना अभी भी रिकवर नहीं कर रहा है और ना तो उसके पैकेज है वो उसके इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। शायद लग रहा है कि कंसोलिडेशन थोड़ा खींचेगा और स्टिमुलस मेजर्स की जरूरत होगी। अगर नेक्स्ट चाइना के जो डेटा मंडे को आने हैं मैन्युफैक्चरिंग सेकंड मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो आएंगे उसमें भी मार्केट फोकस करना चाहेगा। और नेक्स्ट वीक मैक्रोस काफी है, तो जॉब डेटा भी यूएस के है, साथ में आज कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के भी नंबर आने इवनिंग के, तो वोलेटिलिटी होगी। बट मेरा कन्विक्शन डॉक्टर धर्मेश के डॉक्टर कॉपर पे होगा। काफी टाइम हमने इसमें कंबाइन बाय की रिकमेंडेशन दिया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कॉपर के जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है 707 के करीब बाय करे 692 के स्टॉप लॉस के साथ, वहां मेरा 725 का टारगेट रहेगा। तो मेरा कन्विक्शन कॉपर पे रहेगा। मुझे लग रहा है कि अच्छा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है अगर चाइना के डेटा नेक्स्ट वीक अच्छा है या चाइना ने कुछ मेजर्स अनाउंस किए तो अच्छी रिकवरी के लिए कॉपर ड्यू है। ओके, चलिए, तो ये रही बेस मेटल्स पर, जहां पर कन्विक्शन खरीदारी की तरफ जिंक और कॉपर पे है, दोनों में ही स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। शुक्रिया धर्मेश, आपका शो में आए आप, सभी स्ट्रैटेजीज आपने शेयर की। रवि हमारे साथ बने रहेंगे, रुकने एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की, साथ साथ चर्चा करेंगे सरसों की, कि यहाँ पर प्राइसेस को लेकर आगे क्या आउटलुक बन रहा है, डिमांड सप्लाई सिचुएशन कैसी, सब पर करेंगे चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप, और अब बात करेंगे पहले सरसों की। दरअसल मंडियों में सरसों अभी भी एमएसपी से काफी नीचे बिक रही है। ऐसे में सरकार ने अभी तक अलग अलग राज्यों से 9,19,000 टन सरसों की खरीद की है। क्या असर होगा कीमतों पर, आगे कीमतों में क्या कोई सुधार की गुंजाइश है, या फिर क्या कारण है इस प्राइस फॉल में, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छत्तर। अनिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जो एस्टिमेट्स हैं ओवरऑल प्रोडक्शन को लेकर वो कहाँ है? हालांकि अनुमान तो ये वेरियस रिपोर्ट्स से अनुमान यही है कि रिकॉर्ड उत्पादन का आंकड़ा इस बार है, जिसकी वजह से हमने भाव काफी नीचे आते हुए देखे भी हैं। पहले तो ये बताइए कि प्रोडक्शन नंबर ओवरऑल इस साल का कहाँ देख रहे हैं? देखो, कोइट और मोपा का जो जयपुर में सेमिनार हुआ था उसमें हमने 113 लाख टन की क्रॉप आकी थी। अभी 4 महीने उस बात को हो गए हैं। 15 जुलाई को हमने दिल्ली में वापस मीटिंग रखी है। अराइवल का सीन क्या रहा, क्रैशिंग कितनी रही, उस पर नेक्स्ट डिस्कशन जो भी होगा वो 15 जुलाई को होने की उम्मीद है कि 15 जुलाई को इसमें पता लगेगा कि भाई इसमें और क्रॉप कम है या ज्यादा है। लेकिन 113 लाख टन पे अभी हम खड़े हुए हैं। 113 लाख टन की क्रॉप है। और पिछले साल का आंकड़ा 119 लाख टन के आसपास का था। 126 से 128 तक का आकलन किया जा रहा है, लेकिन अभी भी 15 जुलाई को चलिए फाइनल नंबर हमें मिलेगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, अब अभी भी अगर हम भाव देखें तो एमएसपी के नीचे काफी बिक रही है सरसों। अब जो ये प्रोक्योरमेंट हो रही है, पहली चीज तो ये समझना चाहेंगे कि अभी और कितनी, अभी भी क्या ये प्रोक्योरमेंट चालू रहेगी कुछ स्टेट्स की तरफ से? दूसरी तरफ क्या भाव यहाँ से थोड़े संभलने चाहिए? ऐसा 5450 रुपए एमएसपी है, उसमें 9.5 लाख टन की खरीदी हुई है। गवर्नमेंट की खरीदी अक्सर 30 जून तक होती है, लेकिन इस बार नाफेड ने रिलीफ दी और 14 जुलाई तक कुछ राज्यों में चालू रखी है। तो मुझे लगता है 11 लाख टन तक पहुंचेगी। गवर्नमेंट का टारगेट था 22 से 25 लाख टन। बकाया सरसों जो भी है 11 लाख टन के बाद में मान लो 100 लाख टन है या 95 लाख टन है, उसका पैसा किसान को 4600 से 4700 रुपए ही मिलेगा। सरकार के पास एक साधन है, इस डेट को बढ़ाया जाए, 15 जुलाई की जगह 15 अगस्त किया जाए, और बफर स्टॉक बनाकर 20-22 लाख टन का टारगेट अगर नाफेड पूरा करे तो कुछ भावों में संबल मिलने की संभावना है। ओके। अच्छा, एक चीज और क्विकली, मॉनसून में जिस तरीके की देरी की बातचीत हो रही है, जिस तरह की अब तक मॉनसून के आंकड़े रहे हैं, सरकार ने अभी भी खाद्य तेलों पर जो ड्यूटी है वो नहीं बढ़ाई है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्या असर आप देखते हैं प्राइसेस पर? प्राइसेस जो अभी थोड़ा सा प्राइसेस जो बढ़ा, उसके 3 बड़े कारण थे।
एक तो भाव का लेवल बहुत नीचा हो गया था, 125 रुपए वाला तेल 95 रुपए किलो रह गया था। दूसरा, बारिश सब जगह हो गई थी, अराइवल टूट गई थी। तीसरा, पोर्ट डिस्टर्ब हो गए थे। चौथा, 1 जुलाई में थोड़ी सी अचार की डिमांड आती है, वो डिमांड आई थी, पर इसमें कोई बड़ी तेजी वाला माहौल इसमें नजर नहीं आता है। ज्यादा से ज्यादा इस भाव में 200-300 रुपए सरसों में और बढ़ने की गुंजाइश है। ओके, चलिए शुक्रिया अनिल जी बातचीत करने के लिए। तो 15 जुलाई को मीटिंग होगी, उसमें एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आंकड़ा रह सकता है इस बार उत्पादन का। हालांकि रिपोर्ट्स हैं 126 से 128 लाख टन की, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है थोड़ा सपोर्ट मिला है प्राइसेस को। अगर गवर्नमेंट की नेफेड की बाइंग कंटिन्यू होती है 15 जुलाई के बियॉन्ड भी, अगर बफर स्टॉक सरकार 22 लाख टन के आसपास बनाती है तो शायद प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे। रवि, आपके कोई कमेंट सरसों पर? जरूर से लास्ट ईयर के कंपैरिजन से प्राइसेस डाउन है। हालांकि अगर एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की बात करें तो सारे जो प्राइसेस है एडिबल ऑयल के वो काफी करेक्ट हो चुके हैं, और जैसे आगे भी बात हो रही थी, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को एमएसपी के ऊपर ये सप्लाई सिचुएशन पे सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल है। तो कुछ भी उछाल आता है, करीबन 5400 है या 5450 एमएसपी के करीब प्राइसेस आते हैं, तो जो भी स्टॉकिस्ट है उसको वहां पे एक बार बेचने के लिए सोचना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एडिबल ऑयल में ज्यादा मीन्स की यहाँ से प्राइसेस के उछाल के एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सप्लाई वेल बैलेंस है एंड सप्लाई के जो इश्यूज है वो लास्ट ईयर काफी इश्यूज है वो एब्जॉर्ब एंड सही हो चुके हैं, तो सप्लाई काफी अभी अच्छी चल रही है। तो जब तक एडिबल ऑयल में कोई प्राइसेस में अच्छा उछाल नहीं दिखता तब तक ये सरसों का हायर लेवल पे सस्टेन होना मुश्किल है। अगर जैसे ही गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट बंद हुई नाफेड की ओर से, मुझे लग रहा है प्राइसेस में गिरावट आएगी। तो ये जो प्राइसेस उछल आया है उसमें मुझे लग रहा है कि फार्मर्स को या स्टॉकिस्ट को वहां पे अपनी पोजीशन लिक्विडेट करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बातचीत हुई सरसों पर और सजेशंस आप मिले हैं। प्राइसेस यहाँ से किस डायरेक्शन में रह सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट मिला है, लेकिन देखना होगा कि आगे के नंबर्स कैसे आते हैं। शुक्रिया रवि आपका भी आने के लिए शो में, अपनी स्ट्रैटेजीज व्यूज शेयर करने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।